अध्याय 6 बचाव। झांग शियाहुआ के बेबस आंसू धूल पर गिरते ही 13 वर्षीय लड़के के दिल में उथल पुथल मच गई। उसके पास लोगों के बुरे इरादों या दुनिया की कुरूपता पर विचार करने का समय नहीं था, न ही वह दूसरों की कमजोरी और उदासीनता को दोष देना चाहता था। उसके मन में केवल शक्ति की आशा थी, अपने परिवार को इन कुत्ते जैसे दुष्टों के अत्याचार से बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की इच्छा थी। अपने प्रियजनों पर पड़े उसके मुक्के और लाते कुदाल की तरह उसके दिल में बीज बो रहे थे, जिससे उसका डरपोक और भी अधिक दृढ़ और आत्मविश्वासी बन गया। 2 गांव की लड़कियां रोती हुई दौड़ी और झांग काई और बाकी लोगों को पीट रहे नौकरों को छुड़ाने की कोशिश करने लगीं, लेकिन दोनों युवा मालिकों ने उन्हें रोक दिया। फिर वे आपस में लड़ने लगे। वहां नाटक देखने वालों से भी ज्यादा दर्शक मौजूद थे, लेकिन सभी गुस्से में थे, पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया, केवल मुक्कों और लातों की आवाजें, गांव की लड़कियों का रोना और आवारा बेटों की बेतुकी हंसी सुनाई दे रही थी। सूरज डूब रहा था। इसी क्षण झांग शियाहुआ के पीछे की ऊंची दीवार से एक कोमल और मधुर महिला की आवाज सुनाई दी। ये बदमाश अपने मालिक की ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। बड़े भाई, अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया तो कुत्तों का झुंड इन्हें नोच नोच कर बुरी तरह घायल कर देगा। तभी एक पुरुष की आवाज सुनाई दी, छोटी बहन बहुत दयालु है, मैं अभी नीचे जाकर कुत्ते को पीट दूंगा। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही एक आकृति ऊंची दीवार से कूदी और दुष्ट नौकरों के समूह के पीछे हल्के से उतरी। बिना किसी जाहिरी प्रयास के उस व्यक्ति ने दोनों हाथों से 2 आदमियों को पकड़ा, उन्हें अपने पीछे फेंक दिया और फिर बाकी को कुछ हल्की धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर पटक दिया। नौकर धूल में बेसुध पड़े थे, उनका क्या हुआ यह अज्ञात था। इससे झांग काई और उसका 3 सदस्यीय परिवार दर्द से कराहते हुए खून और धूल से सने चेहरों के साथ दुबका हुआ दिखाई दिया। तभी सबको साफ दिखाई दिया कि बीच में खड़ा व्यक्ति लगभग 20 साल का एक युवक था, जिसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और तलवार लिए हुए था। जैसे ही विद्वान की दृष्टि झांग शियाहुआ पर पड़ी, उसे पकड़े हुए दोनों दुष्ट नौकरों ने तुरंत अपनी पकड़ छोड़ दी और डरते हुए एक तरफ हट गए। झांग शियाहुआ रोते हुए अपने पिता और भाई के पास दौड़ा, उन्हें एक एक करके बिठाया और उनकी चोटों की जांच की। उस महिला के दोनों युवा मालिक भी रुक गए, और जब गांव की दोनों लड़कियां झांग शियाओलोंग और अन्य लोगों की चोटों की जांच करने के लिए दौड़ी, तो उन्होंने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। काले वस्त्र पहने एक अंगरक्षक आगे बढ़ा, विद्वान को देर तक घूरता रहा, हाथ जोड़कर बोला, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस संप्रदाय के शिष्य हैं, युवा भाई? मैं दुष्ट बाघ गिरोह का झाओ क्वानशिंग हूँ। क्या मैं आपका आदरणीय नाम जान सकता हूँ? दुर्भाग्यवश विद्वान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बिना कुछ कहे ऊंची दीवार की ओर देखने लगा। तभी सबने देखा कि एक सुंदर स्त्री लंबी बैंगनी पोशाक पहने दीवार पर शान से खड़ी है। स्त्री लंबी थी, हवा से उड़ते वस्त्र से उसका शरीर और भी आकर्षक लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, जिससे उसके असली चेहरे के भाव छिपे हुए थे। उसकी प्रभावशाली उपस्थिति ने तुरंत ही एक दुर्गमता का भाव पैदा कर दिया। बैंगनी पोशाक वाली स्त्री दीवार से नीचे कूदी और सफेद वस्त्र पहने विद्वान के पास हल्के कदमों से चलकर आई और बिना झुके उसके बगल में खड़ी हो गई। उसकी मधुर आवाज फिर से गूंज उठी, ईविल टाइगर गैंग, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है! क्या ये सिर्फ पुरुषों और महिलाओं को धमकाने के लिए है? मुझे नहीं पता कि सिटू यू क्या कर रही है। जब दुष्ट बाघ गिरोह के झाओ क्वानशिंग ने यह सुना, तो उसका चेहरा काफी अप्रिय हो गया और उसने अपनी छुरी पर पकड़ और कस ली। लेकिन अंत में
उसका भाव एकदम बदल गया और उसने छुरी पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। महिला के बोलते ही उसने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आदरपूर्वक उससे कहा, मैं हमारे गिरोह के काले बाग हॉल का शिष्य हूँ। मैं हॉल मास्टर के आदेश पर चौकी के युवा स्वामी की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। चूंकि आप मेरे गिरोह के नेता को जानती हैं, इसलिए अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। अपने गिरोह के सरगना को जानते हो? हाँ हाँ, तुम तो बड़े अवसरवादी हो। हम तुम सबको लंबे समय से देख रहे हैं और तुम्हारे कारनामे सब जानते हैं। हालांकि तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम उनकी रक्षा करो और तुमने कोई कार्रवाई नहीं की, फिर भी तुम बुराई में साथ देने और उसे बढ़ावा देने के संदिग्ध हो। जिन दो बदमाशों को तुम बचा रहे हो, वे आम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और महिलाओं का बलात्कार करते हैं। मैं उन्हें बहुत पहले से नापसंद करता हूँ। अगर मैंने उन्हें सबक नहीं सिखाया तो कौन जाने भविष्य में वे किस तरह के लोग बन जाएंगे जो जिंदगियों को हल्के में लेंगे। सफेद वस्त्रधारी विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर झाओ क्वानशिंग ने भौहें चढ़ाकर जोर से कहा, यद्यपि तुम दोनों मेरे गिरोह के सरगना के पुराने परिचित हो, लेकिन तुम अपनी पहचान उजागर नहीं करते और इसके बजाय मेरे गिरोह के मामलों में दखल देते हो। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। ये शब्द सुनकर महिला मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, अरे कमीने, अब भी बहस करने की हिम्मत कर रहे हो? जब तक मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा दूंगी, तब तक चैन से नहीं बैठोगे। इतना कहकर वह आगे बढ़ने ही वाली थी। सफेद वस्त्र पहने विद्वान ने तुरंत उसे रोकते हुए धीमी आवाज में कहा, छोटी बहन, अभी नया साल है। हम यहाँ जश्न देखने आए हैं। अगर हमने जल्दबाजी में कोई काम किया और खून बहा, तो यह बहुत अशुभ होगा। इसके अलावा हमें और भी काम करने हैं। लेकिन देखो, वे दोनों कुत्ते कितने नीच हैं और उनकी मदद के लिए आए ग्रामीणों को कितनी बुरी तरह पीटा गया है। जब तक मुझे उनके लिए न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। बैंगनी रंग के कपड़े पहनी महिला ने दृढ़ता से कहा। सफेद वस्त्र पहने विद्वान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, छोटी बहन, तुम्हें इस दुनिया के खतरों का ज्यादा ज्ञान नहीं है। हालांकि हमने आज इन बदमाशों को सबक सिखाकर उनका गुस्सा निकाल दिया, लेकिन हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। हमारे जाते ही ये बदमाश अपना गुस्सा गांव वालों पर निकालेंगे और बदले में बुरी तरह से हमला करेंगे। क्या हमारे अच्छे कर्मों का फल न केवल हमें नहीं मिलेगा, बल्कि इन निर्दोष गांव वालों के लिए बड़ी विपत्ति भी लाएंगे? बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ ली और तीखे स्वर में बोली, मुझे विश्वास नहीं है कि इस दूरदराज के कस्बे में बैठे अत्याचारी के पास कोई शक्ति है। यदि आवश्यक हुआ तो मैं अपने चाचा से कहूंगी कि वे सेना भेजकर इस जगह को पूरी तरह नष्ट कर दें। आवाज इतनी तेज थी कि तंग कपड़े पहने अंगरक्षक को भी सुनाई दे गई। उसे कंपकंपी सी दौड़ गई, यह समझते हुए कि शायद ये शब्द उसे धोखा देने के इरादे से नहीं कहे गए थे। उसने सोचा कि अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो वह मुसीबत में पड़ सकता है। इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ा और कोमल स्वर में पूछा, युवा नायकों, मैं झाओ आज गलत था। मैं फिर से माफी मांगता हूँ। मैं आप दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा। कृपया मुझे अपने संप्रदाय के बारे में बताएं, ताकि हम शत्रुता को मित्रता में बदल सकें। आखिरकार हम सभी मार्शल आर्ट की दुनिया में जीविका कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने अपने साथी की बातों पर विचार किया और पाया कि वे अर्थपूर्ण थी। झाओ क्वानशेंग के सुलह भरे शब्दों को सुनकर वह उनकी अनदेखी करते हुए मुंह फेरकर झांग काई की चोटों को देखने चली गई। इसी बीच सफेद वस्त्र पहने विद्वान ने अपने वस्त्रों से एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह निकाला और झाओ क्वानशेंग को दे दिया।
झाओ क्वानशेंग ने प्रतीक चिन्ह लिया, उसे ध्यान से देखा और तुरंत, मानो बिजली का झटका लगने पर, उसे विद्वान को और भी अधिक सम्मान के साथ लौटा दिया। फिर वह उन दो हट्टे-कट्टे, छोटे कद के पुरुषों के पास दौड़ा, उनके कानों में कुछ फुसफुसाया, और उनके चेहरे और भी पीले पड़ गए। वे कांपते हुए सफेद वस्त्र पहने विद्वान के पास पहुंचे, झुककर क्षमा मांगने लगे। विद्वान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, उसके होंठ बैंगनी वस्त्र पहने महिला की ओर झुके हुए थे। उन दोनों पुरुषों के पास बैंगनी वस्त्र पहने महिला के पास लौटने और बार बार झुककर क्षमा मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बैंगनी वस्त्र पहने महिला उदासीन बनी रही, उसमें नरमी का कोई संकेत नहीं दिखा। वे दोनों छोटे, मोटे आदमी बहुत समझदार थे। अपनी कोशिशों को नाकाम देखकर वे तुरंत झांग काई के परिवार और गांव की दोनों लड़कियों के पास दया की भीख मांगने लगे। किसान स्वभाव से इतने चालाक नहीं होते, मोटे आदमी की कुछ बातों के बाद ही गांव की लड़कियों और झांग काई के चेहरे नरम पड़ गए। केवल झांग शियाहुआ चुप रही, उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था। गांव की लड़की ने झांग काई की तरफ देखा, जिसने सिर हिलाया। फिर झांग काई ने बैंगनी कपड़े पहनी महिला से कहा, बहन, आप क्या सोचती हैं? बैंगनी कपड़े पहनी महिला ने कहा, मेरे चेहरे के भावों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी बात सुनूंगी। हालांकि इन दोनों मोटे आदमियों को मौत की सजा तो नहीं मिली, लेकिन सजा तो मिलनी ही है। उन्हें तुम्हारे जख्मों के लिए 200 चांदी के सिक्के देने दो। और तुम दोनों कुत्तों, अगर तुमने उन्हें और परेशान करने की हिम्मत की, तो सावधान रहना, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। वे दोनों मोटे आदमी बहुत खुश हुए और तुरंत मान गए और कहा कि वे फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने बिना गिने ही अपनी जेबों से कई चांदी के नोट निकाले और झट से झांग काई के हाथ में थमा दिए। फिर, जाने की हिम्मत न करते हुए, वह बैंगनी रंग के कपड़े पहनी महिला को लालसा भरी निगाहों से देखता रहा, उसके चले जाओ कहने का इंतजार करता रहा, और फिर चुपके से काले कपड़े पहने अंगरक्षक के पास चला गया। सफेद वस्त्र पहने विद्वान ने उन्हें लौटते देख कुछ नहीं कहा। वह उन नौकरों के पास गया जिन्हें उसने पहले लात मारकर गिरा दिया था और उनमें से प्रत्येक को फिर से लात मारी। तभी वे उठे और उन दोनों मोटे आदमियों के चारों ओर जमा हो गए। मामला सुलझते देख झाओ क्वानशेंग ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसने दोनों आदमियों को आदरपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जल्दी से अपने समूह के साथ चला गया। उनके जाने के बाद दर्शक चारों ओर जमा हो गए, लेकिन अब भी दंपति को विस्मय भरी निगाहों से देख रहे थे, पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सफेद वस्त्र पहने विद्वान झांग काई और अन्य लोगों के पास गए और पूछा, क्या आप अभी भी जा सकते हैं? झांग काई ने उत्तर दिया, मेरे उपकारी, आप पैदल जा सकते हैं। सफेद वस्त्र पहने विद्वान ने कहा, तो चलिए पहले यहाँ से चलते हैं। हमारे पास जो चांदी के नोट हैं उन्हें एक तरफ रख देते हैं और शहर के बाहर जाकर इस बारे में बात करते हैं। यह कहने के बाद वह और बैंगनी रंग के कपड़े पहनी महिला सबसे पहले निकले। उनके पीछे झांग शियाहुआ और दो ग्रामीण लड़कियां थीं, जिनमें से प्रत्येक ने उनमें से एक का सहारा लिया हुआ था। जैसे ही वे लूझेन से बाहर निकले, झांग काई और उसके साथियों का व्यवहार विचित्र था, जिससे सभी की जिज्ञासा जागृत हो गई। आगे चल रहे दो लोग, एक पुरुष और एक महिला, उत्तम वस्त्रों में सजे थे। महिला ने तो घूंघट भी ओढ़ा हुआ था, जबकि पीछे चल रहे लोग स्पष्ट रूप से किसान थे। उनमें से तीन के चेहरे पर चोट के निशान और सूजन थी। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खून लगा हुआ था। एक छोटा लड़का, हालांकि दूसरों की तरह गंभीर रूप से घायल नहीं था, उसका भी गाल सूजा हुआ था, होंठ फटा हुआ था और उसके कपड़े गंदे थे।
हालांकि सबकी निगाहें उनकी पीठ पर टिकी हुई थी, लेकिन युवक युवती के हाथों में तलवारें देखकर किसी ने भी उन्हें रोककर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और न ही किसी ने उनके पीछे जाकर यह जानने की हिम्मत की कि आखिर क्या हो रहा है। लुझेन से लगभग आधा मील पूर्व में एक नदी थी। झांग काई और उनके साथी वहीं रुक गए। अच्छे कपड़े पहने पुरुष और महिलाएं नदी के किनारे एक पेड़ के पास चले गए, जबकि झांग काई और उनके साथी अपने चेहरे और शरीर से खून और कीचड़ धोने के लिए नदी के किनारे चले गए। सौभाग्य से लड़ाई के दौरान नौकरों ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि वे काफी हिंसक थे, झांग काई और उनके साथियों को कोई गंभीर बाहरी चोट नहीं आई थी। केवल झांग शियाओलों की बाह पर बार बार पैर से वार किया गया था और संभवतः वह टूट गई थी। जहां तक उनके आंतरिक चोटों की बात है, उन्हें पता नहीं था। झांग काई और उनके परिवार ने सफाई का काम खत्म करने के बाद 2 गांव की लड़कियों के साथ पेड़ के पास आए। झांग काई ने झुककर कहा, हे प्रभु, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? आपने हमारी जान बचाई, कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। वे कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करने ही वाले थे कि सफेद वस्त्र पहने विद्वान ने झट से झांग काई का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे खेद है, मुझे अब प्रभु मत कहिए। मेरा नाम वेन वेनहाई है। आपने बहादुरी दिखाई और दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। आपको हमारे लिए आदर्श होना चाहिए। पहले मुझे आपकी चोटें देखने दीजिए। बोलने के बाद वेन वेनहाई ने झांग काई और अन्य लोगों के हाथ पकड़े, भौहें चढ़ाई और चुप हो गया। अध्याय 7 घर वापसी। सभी की नब्ज जांचने के बाद वेन वेनहाई मुस्कुराया और बोला, आप सब ठीक हैं, बस शरीर में थोड़ा खून जमा हो गया है और बाहरी चोटें थोड़ी गंभीर हैं। मेरे पास कुछ आम दवाइयां हैं जो मोच और चोट के इलाज में अच्छी होती हैं। वापस जाकर इन्हें लगाएं और अंदर भी लें और खूब आराम करें। इतना कहकर उसने अपनी जेब से कुछ छोटी बोतलें निकालीं और झांग काई को देते हुए कहा, भाई का हाथ टूट गया है और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लो कुछ चांदी, डॉक्टर को दिखाओ, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इतना कहकर उसने अपनी जेब से कुछ खुली चांदी निकाली और झांग काई को दे दी, लेकिन झांग काई ने झट से हाथ हिलाकर कहा, मैं नहीं लूंगा। इस समय आंखों में चोट के निशान लिए झांग शियाओहू ने कहा, इसे ले लीजिए पिताजी। हमें अपने उपकारक से इतना कुछ मिला है, हमें इस छोटी सी चीज की परवाह नहीं है। यह हमारे उपकारक की दयालुता का मात्र एक प्रतीक है, इसलिए कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। झांग काई ने मुड़कर अपने बेटे को डांटते हुए कहा, हमने उन लोगों से मुआवजे के तौर पर पैसे ले लिए हैं। अब हम अपने उपकारी से और कोई एहसान कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से वो चांदी के नोट निकाले जो उन्हें पहले दिए गए थे। उन्होंने उन्हें ध्यान से गिना और यह देखकर हैरान रह गए कि उनमें 40-50 चांदी के नोट थे, जिनमें से प्रत्येक 10 ताइल का था। उन्होंने अनुमान लगाया कि छोटा और मोटा आदमी जल्दी में था और डरा हुआ था, इसलिए उसने नोट निकालने से पहले उन्हें ध्यान से गिनने की हिम्मत नहीं की। इस समय वेन वेनहाई ने चांदी झांग शियाओहू को सौंपते हुए कहा, यह लड़का काफी उदार है, जो मुझे बहुत पसंद आया। इसे ले लो, यह किसी और की ओर से मुआवजा था और यह तुम्हारे लिए है। झांग शियाओहू को चांदी के नोट पकड़े देखकर झांग काई ने उसे दोष नहीं दिया। उसने वेन वेनहाई को चांदी के नोटों के बारे में बताया। आखिर यह एक बड़ी रकम थी और झांग काई खुद इसे संभालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसके अलावा उसे डर था कि वे लोग फिर से मुसीबत खड़ी कर देंगे। चांदी तो छोटी बात थी, उनकी जिंदगी दांव पर लगी थी। वेन वेनहाई ने इतनी बड़ी रकम को देखकर कड़वी मुस्कान दी। मन ही मन उसने सोचा था कि वह उस छोटे
मोटे आदमी से बस 1 दर्जन चांदी के नोट वापस ले लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी छोटी बहन की लापरवाही ने इस परिवार को काफी मुसीबत में डाल दिया है। वह खुद भी कोई फैसला लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह अपनी छोटी बहन से इस बारे में बात करने के लिए एक तरफ चला गया। झांग शियाहुआ अपने घायल बड़े भाई के पास ही रहा, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसके गाल और होठों के कोने अभी भी दर्द से जल रहे थे। गुंडों द्वारा सताए जाने और जान गंवाने के दर्द का असर वेन वेनहाई के आकाश से उतरकर उन खूंखार कुत्तों से आसानी से निपटने के दृश्य के सामने फीका पड़ गया था। वह अभी भी सदमे और दर्द से उबर नहीं पाया था। उसकी निगाहें वेन वेनहाई के हाथ में मौजूद तलवार पर टिकी थी, और उसके दिल में पनप रही उम्मीद की किरण धीरे धीरे अंकुरित हो रही थी। गांव की दोनों लड़कियां झांग काई के पीछे खड़ी थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपना आभार कैसे व्यक्त करें। वे बैंगनी रंग के वस्त्र पहने महिला को धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन उनके रूखे व्यवहार को देखकर वे पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाईं और दूर से ही देखती रहीं। अपनी छोटी बहन से बात करने के बाद वेन वेनहाई ने तुरंत एक निष्कर्ष निकाला। उसने अपने जकूजी के थैले से एक छोटा सा टोकन निकाला और उसे वेन वेनहाई को दे दिया। वेन वेनहाई ने उसे नहीं लिया। उसने कुछ और शब्द कहे, लेकिन ऐसा लगा कि वह उसे मना नहीं पाया। उसने सिर हिलाया, टोकन लिया, मुड़ा और झांग काई के पास जाकर बोला, चाचा जी, आपको यह बड़ी रकम अपने पास रखनी चाहिए। अगर हम इसे ले भी लें, तो अगर वे आपके पीछे आते हैं, तो आप इसे उन्हें लौटा नहीं पाएंगे। यह हमारे संप्रदाय का टोकन है, जो मेरी छोटी बहन ने आपको दिया है। अगर वे पैसे वापस मांगने आते हैं, तो बस ये चांदी के नोट उन्हें लौटा दीजिए। मैंने आपको जो खुली चांदी दी है, वह आपके इलाज के लिए काफी है। लेकिन अगर उनके मन में कुछ और विचार हो, तो इस टोकन को शहर में स्थित लोटस एस्कॉर्ट एजेंसी की चौकी पर ले जाइए और वहां के प्रभारी से मिलिए। उन्हें बताइए कि टोकन के मालिक ने आपको उनके पास भेजा है, और उन्हें जो कुछ भी कहना हो, कह दीजिए। बोलने के बाद उसने टोकन झांग काई को सौंप दिया। झांग काई ने ध्यान से उस जीवनरक्षक टोकन को लिया और बारीकी से जांचा। यह 3 इंच लंबा काला टोकन था, आश्चर्यजनक रूप से भारी और किसी अज्ञात पदार्थ से बना था। इसकी सतह पर 2 अजीबोगरीब अक्षर खुदे हुए थे जिन्हें झांग काई पहचान नहीं पाया, और उनके चारों ओर असामान्य आकृतियां बनी हुई थी। टोकन के पीछे एक अक्षर था जिसे झांग काई ने पहचान लिया, किंग, संभवतः वेन वेनहाई की छोटी बहन का चिन्ह। झांग काई ने सावधानी से टोकन को अपनी जेब में रख लिया, फिर उसकी मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए उसे दोबारा दबाया और अंत में राहत की सांस ली। झांग काई द्वारा टोकन रखने के बाद वेन वेनहाई ने हाथ जोड़कर कहा, महोदय, हमें कुछ जरूरी काम है, इसलिए हम आपको गांव तक नहीं छोड़ेंगे। भविष्य में यदि आपको पिंगयांग शहर आने का मौका मिले, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। फिर मिलेंगे। इतना कहकर झांग काई और अन्य लोगों के बोलने का इंतजार किए बिना वह मुड़ा और बैंगनी वस्त्रधारी महिला के साथ उठकर चला गया। उनकी कद काठी साधारण लग रही थी, लेकिन वास्तव में वे बहुत तेज थे। पलक झपकते ही वे झांग काई और अन्य लोगों की नजरों से ओझल हो गए। लुझेन से निकलने के बाद से बैंगनी वस्त्र पहने उस महिला ने उनसे एक शब्द भी नहीं बोला और न ही अपना मुखौटा हटाया। इसलिए झांग काई के परिवार को उसके नाम या रूप रंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बस इतना पता था कि वह बहुत ही मधुरता से बात करती थी। जब वे दोनों दूर चले गए, तो झांग काई और बाकी लोगों ने अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लिया। झांग शियाहुआ ने धीरे से कहा, वे दोनों कितनी तेजी से भागे। झांग शियाहू ने कहा,
क्या तुम नहीं समझती, शियाहुआ? यह पौराणिक फुर्ती का कौशल है। झांग शियाहुआ ने पूछा, क्या आपने इसे पहले कभी देखा है? झांग शियाहू ने कहा, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, मैं बस अनुमान लगा रही हूँ। क्या आपने नहीं देखा कि वे दौड़ नहीं रहे थे, लेकिन धावकों से भी तेज थे, और उनके पास तलवारें थीं? मुझे लगता है कि उनके पास हल्के शरीर को संभालने की क्षमता है। झांग शियाहू ने पलकें झपकाईं और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। दो गांव की लड़कियां झांग काई के पास आईं और कृतज्ञता से झुककर बोलीं, चाचा जी, हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो हम। बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे अभी भी उस घटना से सदमे में थी। झांग काई ने हाथ हिलाकर कहा, हम सब किसान हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। अभी इस बारे में बात न करें, पहले यहाँ से चलते हैं। अगर हम देर करेंगे तो लोग जरूर आ जाएंगे। आप किस गांव से हैं? लंबी कद काठी वाली गांव की लड़की ने कहा, हम बालीगांव में रहते हैं। मेरा नाम लियू कियान है और यह मेरी चचेरी बहन लियू युयुए है। झांग काई ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बालीगो लुझेन के पश्चिम में है। अगर हमें वापस जाना है तो हमें कस्बे से होकर जाना पड़ेगा। इस स्थिति में कस्बे में न जाना ही बेहतर है। अगर हम कस्बे के बाहर से घूमकर जाएंगे तो अब बहुत देर हो जाएगी और शायद हम अंधेरा होने से पहले घर नहीं पहुंच पाएंगे। लड़कियों, हम गोजुआंग में रहते हैं, जो कस्बे के उत्तर में है। क्यों न तुम आज रात हमारे घर रुक जाओ, हम तुम्हें कल वापस ले जाएंगे। लियू कियान ने आकाश की ओर एक नजर डाली और कहा, तो मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा, चाचा जी। इसलिए सभी लोग उठ गए और सुबह का फायदा उठाते हुए अपनी चोटों के बावजूद जल्द से जल्द घर पहुंचने की उम्मीद में तेजी से अपने रास्ते पर चल पड़े। 30 ली की दूरी झांग काई और उनके साथियों के लिए कम नहीं थी, जो घायल नहीं हुए थे, खासकर इसलिए कि अब उन्हें लुझेन के पूर्वी हिस्से से घूमकर जाना था। कहने की जरूरत नहीं, यात्रा बेहद कठिन थी। जब वे गोजुआंग लौटे तब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। झांग काई ने पहले गांव के पास स्थित छोटे बांस के झुरमुट से होकर जाने की योजना बनाई थी ताकि किसी का ध्यान आकर्षित न हो, लेकिन आसमान को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अंधेरे में गो गांव पहले जैसा ही था। गांव के रास्तों पर कम ही लोग दिखाई दे रहे थे और जो गुजर रहे थे उन्होंने भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इससे झांग काई को राहत मिली, जो अपने परिवार को इस अस्त व्यस्त हालत में देखे जाने को लेकर चिंतित था। जब वह अपने छोटे से आंगन के बाड़े के द्वार पर पहुंचा और दीपक की रोशनी में अपने बच्चे की मां की परछाई देखी, तब जाकर उसे पूरी तरह से सुकून मिला। जैसे ही समूह ने बाड़ का फाटक खोलकर घर में प्रवेश किया, सामने का दृश्य देखकर गो सुफेई चौंक गई, जो दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उनका स्वागत करने के लिए उठ खड़ी हुई थी। वह झांग काई को सहारा देने के लिए आगे बढ़ी और घबराकर पूछा, पतिदेव, क्या हो रहा है? उन्होंने झांग काई को कुर्सी पर बैठने में मदद की, फिर जल्दी से बच्चे को देखने गए। बेटा, सब ठीक है ना? आखिरकार उसकी नजर दो अनजान लड़कियों पर पड़ी। हिम्मत न करते हुए उसने झांग काई को शक की निगाह से देखा। झांग काई ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, पत्नी, कोई गंभीर बात नहीं है, अभी समझाना मुश्किल है। इस बच्ची का नाम लियू कियान है और वो लियू युयुए है। ये बालिगांव से हैं। तुम और शियाओलोंग को ओल्ड चेन के पास ले जाओ ताकि उसके हाथ की जांच हो जाए। हम बाद में बात करेंगे। और हाँ, शियाओलोंग और शियाओहुआ पहले अपना चेहरा अच्छे से धो लें। बस कह देना कि वे पेड़ से गिर गईं और उन्हें चोट लग गई।
गो सुफेई हैरान होकर जल्दी से बाहर से गर्म पानी ले आई ताकि दोनों भाई नहा सके। वह झांग काई और बाकी लोगों के लिए भी पानी लाना चाहती थी, लेकिन झांग काई ने उसे रोक दिया और पहले बच्चों के जख्मों का इलाज करने को कहा। लियू कियान भी जाना चाहती थी, लेकिन झांग काई ने उसे भी रोक दिया। बूढ़े चेन गो गांव के पुराने पशु चिकित्सक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन वहीं बिताया था। उनका चिकित्सा कौशल काफी अच्छा था। वे न केवल पशुओं का इलाज करते थे, बल्कि कई लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी उनके पास आते थे। इस समय बूढ़े चेन अपनी झोपड़ी में थे और उन्होंने अपनी पत्नी से उनके लिए शराब गर्म करने को कहा था। उन्होंने जैसे ही अपने लिए एक घूंट शराब डाली, तभी उन्हें किसी के दरवाजे पर जोर से दस्तक देने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अनुमान लगाया कि गांव में कोई फिर से बीमार हो गया है, इसलिए उन्होंने शराब का प्याला नीचे रखा और दरवाजा खोलने के लिए उठ गए। बूढ़े चेन ने दरवाजा खोला और गो सुफेई और उनके 2 बच्चों को देखा। वे मुस्कुराए और बोले, बहन, इतनी रात को दरवाजा खटखटा रही हो? क्या छोटे बच्चे ने ज्यादा खा लिया और उसे दस्त हो गए? गो सुफेई ने झांग शियाओलोंग को सावधानीपूर्वक कमरे में ले जाकर असहजता से कहा, चाचा जी, शियाओलोंग और बाकी लोग आज रात डोंगपो में खेल रहे थे और गलती से पेड़ से गिर गए। उनकी बाहें टूट गईं और वे अभी अभी वापस आए हैं। मैं जल्दी से यहाँ आ गया और आपकी नींद में खलल डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ। झांग शियाओलोंग की बाह टूटने की खबर सुनकर बूढ़े चेन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, क्या कह रही हो बहन? यह तो बच्चे के लिए गंभीर मामला है। देर रात होने के बावजूद मुझे उठना पड़ा। जल्दी अंदर आओ, मैं देख लेता हूँ। इतना कहकर बूढ़े चेन उन्हें मरीजों के लिए बने एक साफ सुथरे छोटे कमरे में ले गए। उसी समय बूढ़े चेन का परिवार भी अंदर आ गया। बूढ़े चेन ने उनसे तेल के दीपक जलाने को कहा और फिर झांग शियाओलोंग से अपनी घायल बाह की आस्तीन उतारने को कहा। उन्होंने ध्यान से उसकी जांच की, इधर उधर छूकर देखा, झांग शियाओलोंग से पूछा कि कैसा लग रहा है, और फिर राहत की सांस ली। उन्होंने गो सुफेई से कहा, बहन, चिंता मत करो, कुछ गंभीर नहीं है, बस एक फ्रैक्चर है। यहाँ तक कि गायों और घोड़ों के भी इससे ज्यादा गंभीर फ्रैक्चर मैं ठीक कर सकता हूँ। शियाओलोंग का इलाज मैं कर लूंगा। बूढ़े चेन के परिवार के सदस्य ने चिंता से पूछा, बूढ़े साहब, आपने अभी अभी शराब पी है, क्या आप ठीक हैं? बूढ़े चेन ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मरीजों का इलाज करते हुए बिताया है, थोड़ी सी शराब में क्या हर्ज है? वैसे भी मैंने अभी तक पीना शुरू भी नहीं किया है। अगर आपको यकीन नहीं है, तो जाकर मेरी शराब की बोतल देख लीजिए। दरअसल गो सुफेई को बूढ़े चेन से शराब की गंध आ रही थी, लेकिन वह गांव में इकलौता डॉक्टर था, इसलिए वह सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकती थी। जब उसने कहा कि वह शराब का घड़ा देख सकता है, तो उसे पता चल गया कि उसने ज्यादा शराब नहीं पी है और उसे राहत मिली। बूढ़े चेन ने लकड़ी के कुछ साफ सुथरे टुकड़े ढूंढे, फिर अलमारी से एक चीनी मिट्टी का जार निकाला, उसका ढक्कन खोला और तुरंत ही उसमें से तीखी, मसालेदार दवा की खुशबू आई। बूढ़े चेन ने पहले अपने हाथों से शियाओलोंग की टूटी हुई बाह की हड्डियों को ध्यान से सीधा किया, फिर जार से थोड़ा मरहम निकाला, उसे शियाओलोंग की बाह पर समान रूप से लगाया, सफेद कपड़े से पट्टी बांधी और अंत में लकड़ी के तख्ते से उसे स्थिर कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शियाओलोंग दर्द से दांत पीस रहा था और उसे खूब पसीना आ रहा था। गो सुफेई ने कोमलता से तौलिए से उसके घावों को पोंछा। यह सब करने के बाद बूढ़े चेन ने अपने हाथ धोए और गो सुफेई से कहा, बहन, बच्चे को घर ले जाकर आराम करने दो।
आधे महीने बाद पट्टी बदलवाने के लिए वापस आना। हड्डी टूटने से ठीक होने में 100 दिन लगते हैं। तुम लंबे समय तक कुदाल का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। गो सुफेई ने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और अपने दोनों बच्चों को घर ले जाने से पहले उन्हें कुछ तांबे के सिक्के दिए। अध्याय 8 परिणाम। घर पर झांग काई और बाकी सबने सफाई कर ली थी। सभी लोग कुर्सियों पर बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे, यहाँ तक कि अस्पताल के बिस्तर पर लेटी बुजुर्ग महिला भी उठ खड़ी हुई। गो सुफेई ने जल्दी से झांग शियाओलोंग से उसकी दादी से बात करने को कहा और बताया कि उनका हाथ ठीक है। तभी बुजुर्ग महिला को राहत मिली और वह आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। झांग शियाओलोंग को पट्टी बंधे हाथ के साथ घर में आते देख झांग काई को लगा कि वह ठीक है और उसने राहत की सांस ली। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर दर्द कर रहा है और वह बेहद कमजोर महसूस कर रहा है। उसने तुरंत गो सुफेई से दोनों लड़कियों के लिए रहने का इंतजाम करने को कहा। इससे गो सुफेई के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। घर छोटा था और तीनों झांग भाई पहले से ही एक कमरे में ठूंस कर भरे हुए थे। गो सुफेई की परेशानी देखकर लियू कियान ने कहा, मौसी, हम एक रात के लिए काम चला लेंगे, चिंता मत कीजिए। गो सुफेई ने कुछ देर सोचा, फिर दोनों लड़कियों को अपने साथ रहने के लिए अपना कमरा खाली कर दिया और झांग काई को झांग शियाओलोंग और झांग शियाओहुआ के साथ छोटे कमरे में उनकी दादी के पास सोने के लिए भेज दिया। कम से कम सबके पास सोने की जगह तो थी। दोनों लड़कियों को अंदर जाकर सोते हुए देखने के बाद झांग ने वह दवा निकाली जो वेन वेनहाई ने उसे दी थी। उसे तीनों झांग भाइयों को दी और फिर झांग शियाओहू और झांग शियाओहुआ पर कुछ बाहरी दवा लगाई और फिर तीनों झांग भाइयों को सोने दिया। बच्चे के कमरे में लौटने के बाद गो सुफेई ने झांग काई को एक तरफ ले जाकर पूछा कि क्या हुआ था। झांग काई द्वारा दिन भर की सारी घटना बताने के बाद गो सुफेई डर से पीली पड़ गई। उनका शरीर थोड़ा कांप रहा था और वे धीरे धीरे सिसकते हुए बार बार कह रही थी, मेरे प्यारे पति, हम तो आपसे दोबारा मिलने ही वाले नहीं थे। नए साल के लिए बाजार जाते समय तो हमारी मुलाकात इस घटना से हो गई। झांग काई ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं प्यारी, अब सब खत्म हो गया है। तुम जल्दी से यह टोकन और चांदी के नोट रख दो। उजाला होते ही दोनों लड़कियों को वापस भेज देना और उन्हें आधा दे देना। गो सुफेई ने कहा, इतनी चांदी है, इतनी तो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। शायद हमें इसे उन्हें लौटा देना चाहिए। झांग काई ने गंभीरता से कहा, हम नहीं जानते कि वे कौन हैं और हमारे उपकारी ने जो कहा वह सही है। अगर हम उन्हें जल्दबाजी में लौटा देते हैं तो वे हमारी जान भी ले सकते हैं। किसान होने के नाते हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर वे हमें लेने आते हैं तो हम उन्हें सौंप देंगे। गो सुफेई ने सहमति में सिर हिलाया। बुजुर्ग दंपति की बातचीत समाप्त होने के बाद झांग काई ने अपनी दवा ली और गो सुफेई ने उनके घावों पर मरहम लगाया। इसके बाद वे झांग शियाओहुआ के कमरे में सोने चले गए। झांग काई के लेट जाने के बाद गो सुफेई ने तीनों शियाओलोंग भाइयों को देखा जो सो रहे थे और फिर अपने कमरे में लौट गईं। अंदर बैठी दोनों लड़कियां दिन भर के डर से थक चुकी थी और तकिए पर सिर रखते ही सो गईं। उन्हें पता ही नहीं था कि गो सुफेई अंदर आ चुकी हैं। गो सुफेई ने लड़कियों के शांत चेहरों को देखा, प्यार से मुस्कुराईं और फिर मानो कुछ याद करके गहरी सोच में डूब गईं। उस दोपहर झांग काई और अन्य लोगों के लिए दवा छोड़ने के बाद वेन वेनहाई और उसकी छोटी बहन ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए कुछ दूर तक पैदल चलना शुरू किया। जैसे ही वे मुख्य सड़क पर पहुंचे, वे रुक गए। वेन वेनहाई ने कहा, छोटी बहन, हम लगभग मुख्य सड़क पर पहुंच गए हैं।
अब हम अपनी फुर्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज दोपहर हम लोगों को बचाने में इतने व्यस्त थे कि अपने घोड़े कस्बे में ही छोड़ आए। अब हम क्या करें? उनकी छोटी बहन ने धीरे से कहा, मैं यह जिम्मेदारी आप पर छोड़ती हूँ बड़े भाई। उनकी आवाज अभी भी मधुर थी, लेकिन उसमें उदासीनता का भी हल्का सा भाव था। वेन वेनहाई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपनी नाक पकड़ी और कहा, छोटी बहन, तुम आमतौर पर लोगों और चीजों के प्रति उदासीन दिखती हो, तो आज दोपहर मुझे लोगों को बचाने के लिए भेजने की जिद क्यों की? तुमने तो अपनी यादगार चीज भी पीछे छोड़ दी। अगर वो किसान उसका इस्तेमाल किसी बुरे काम के लिए कर ले तो तुम गुरुजी को समझा नहीं पाओगी। उनकी छोटी बहन ने कहा, आज दोपहर आपकी मदद के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं इस छोटी सी बात की सूचना गुरुजी को दूंगी और मुझे विश्वास है कि गुरुजी समझ जाएंगे। वेन वेनहाई ने कहा, छोड़ो इसे, चलो वापस चलते हैं और अपने गुरु से बात करते हैं। मुझे आज दोपहर जो हुआ उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था। कमजोरों की मदद करना और बलवानों को दंडित करना हम मार्शल आर्टिस्टों का कर्तव्य है। बस हमें एक मिशन पूरा करना है, वरना मैं बहुत पहले ही हस्तक्षेप कर देता और झांग काई और उसके परिवार को चोट नहीं लगने देता। छोटी बहन मुस्कुराई और बोली, मुझे पता था कि मेरा बड़ा भाई दयालु व्यक्ति है और वह इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। वेन वेनहाई ने कहा, छोटी बच्ची, तुम हमेशा से कठोर हृदय वाली लेकिन दयालु रही हो। हम साथ पले बढ़े हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मन की बात नहीं जानती? खैर, अभी तो सुबह है। कल रेस्टोरेंट के वेटर ने बताया था कि यहाँ से वहाँ की दूरी काफी ज्यादा है। अब और देर नहीं कर सकते। चलो घोड़े लेकर चलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। छोटी बहन ने अपना पहले वाला कथन दोहराया, मैं यह आप पर छोड़ती हूँ बड़े भाई। वेन वेनहाई ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, छोटी बहन, तुम घूंघट ओढ़े सबका ध्यान खींच रही हो। तुम यहीं रुको, मैं कस्बे के सराय में जाकर घोड़ा ढूंढता हूँ। छोटी बहन के जवाब का इंतजार किए बिना ही वह लोग कस्बे की ओर चल पड़ा। छोटी बहन ने अपने आखिरी शब्द कहे बिना ही कहा, मैं ये आप पर छोड़ती हूँ बड़े भाई। एक अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगता है, उतनी ही देर में उन्हें सड़क से घोड़ों के खुरों की आवाज सुनाई दी। छोटी बहन ने ऊपर देखा तो पाया कि वेन वेनहाई घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। जब वेन वेनहाई का घोड़ा उसके पास आया, तो छोटी बहन ने उसके द्वारा फेंकी गई लगाम पकड़ ली, रकाब में पैर डाले और घोड़े पर सवार हो गई। लगाम को झटकते ही वह तीर की तरह दौड़ पड़ी और सड़क पर दूर जाकर गायब हो गई। वेन वेनहाई ने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया और लगाम को झटकते हुए अपने घोड़े को उसका पीछा करने के लिए दौड़ाया। इसी बीच दुष्ट बाघ गिरोह का सदस्य झाओ क्वानशेंग दो छोटे मोटे आदमियों और नौकरों के एक समूह को लेकर उदास होकर लौट आया। कई लोगों ने उन्हें दूर से देखा और उनसे बच निकले। कई अन्य लोग उनके असामान्य रूप से शांत व्यवहार से हैरान थे। ये दोनों आदमी लुझेन के एक धनी व्यापारी के बेटे थे, जो अपने गुंडागर्दी और दादागिरी के लिए जाने जाते थे। आज उनके परिवारों ने लुझेन के कई प्रमुख लोगों को एक भोज में आमंत्रित किया था, जिनमें दुष्ट बाघ गिरोह के सदस्य भी शामिल थे, जिससे उन्हें चुपके से निकलकर मौज मस्ती करने का मौका मिल गया। भोज समाप्त हो चुका था और केवल गिरोह का सरगना और धनी व्यापारी ही बगीचे में निष्क्रिय बैठे थे। उन्हें इतनी खुशी से जाते और इतनी निराश होकर लौटते देखकर वे काफी हैरान थे और उनसे पूछताछ करनी पड़ी। दोनों मोटे आदमियों को बोलने में हिचकिचाते देख झाओ क्वानशेंग आगे बढ़ा और सारी बात बता दी। जब झाओ क्वानशेंग ने बताया कि दोनों आदमियों ने 2 गांव की लड़कियों को परेशान किया था,
तो व्यापारी ने दोनों मोटे आदमियों को घूर कर देखा लेकिन चुप रहा। हालांकि जब उसने बताया कि कुछ किसान वास्तव में विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, तो व्यापारी ने भौहें चढ़ाकर कहा, ये किसान कहाँ से आए हैं जो परेशानी पैदा करने की हिम्मत कर रहे हैं? झाओ क्वानशेंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बोलना जारी रखा। जब उसने दो मार्शल आर्ट के जानकारों के प्रकट होने का जिक्र किया, तभी उस धनी व्यापारी के चेहरे के भाव बदले। उसका मोटा चेहरा कांप उठा और उसने दुष्ट बाघ गिरोह के सरदार की ओर देखा, जो उसका हमेशा से करीबी रिश्तेदार था। सरदार ने भौहें चढ़ाई लेकिन चुप रहा और चाय की एक घूंट ली। हालांकि जब झाओ क्वानशेंग ने बोलना समाप्त किया और सफेद वस्त्रधारी विद्वान द्वारा दिखाए गए प्रतीक चिन्ह का जिक्र किया, तो उसका हाथ जम गया और उसने घबराकर पूछा, इस पर क्या लिखा है? झाओ क्वानशेंग, जो अभी भी भयभीत दिख रहा था, ने उत्तर दिया, अस्पष्ट। एक जोरदार धमाके के साथ नेता का चाय का प्याला जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। धनी व्यापारी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अपने आमतौर पर शांत रहने वाले रिश्तेदार को इतना डरा हुआ देखकर वह चौंक गया और जल्दी से पूछा, भाई झाओ, पियाओ मियाओ क्या है? झाओ सांगे ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह खड़ा हुआ, उन दो छोटे मोटे आदमियों के पास गया और उन्हें बार बार थप्पड़ मारे। उनके चेहरे तुरंत सूज गए और उनके मुंह से खून बहने लगा। दोनों आदमी डर से कांप गए और जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, बस तीसरे चाचा कहकर दया की भीख मांगने लगे। झाओ सांगे ने गुस्से से कहा, तुम दोनों निकम्मे, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं, मर्दों और औरतों को धमकाया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें पहले ही 4 रखैले दे दी हैं, फिर भी तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो? क्या वह गांव की लड़की सच में इतनी सुंदर है? यह देखकर कि वे दोनों बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, उसने उन पर दबाव डाला और पूछा, बताओ, क्या यह सुंदर है? दोनों ने कहा, वे बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, बस प्यारी और नाजुक दिखती हैं, जिसकी वजह से मुझे वास्तव में एक खरीदने की इच्छा होती है। भाई झाओ क्रोध से हंसते हुए बोले, तुम्हें लगता है कि तुम किसी के साथ सिर्फ इसलिए छेड़छाड़ कर सकते हो क्योंकि वह सुंदर नहीं है, और तुम उसे छूने के लिए बेताब हो? मुझे तुम्हारे हाथ काट देने चाहिए। क्या तुम्हें पता है तुमने कितनी मुसीबत खड़ी कर दी है? इस समय धनी व्यापारी को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और वह तुरंत आगे बढ़कर पूछने लगा, तीसरे भाई, क्या यह कोई बड़ी आपदा है? झाओ सांगे ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने आंखें सिकोड़कर कुछ देर सोचा और फिर अचानक आश्चर्य से कहा, तुम दोनों इतनी दूर से वापस आए हो? सवाल अचानक था और दोनों छोटे मोटे आदमियों को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। झाओ क्वानशेंग ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा, गुरुजी, बात कुछ इस तरह है। फिर उन्होंने आगे की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। झाओ सांगे अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए, आंखें बंद कर ली और चुपचाप, मानो गहरी सोच में डूबे हुए थे। एक मोटे आदमी ने, जिसे अभी अभी पीटा गया था, लापरवाही से बुदबुदाते हुए कहा, उन्होंने कहा था कि वे मुझे 200 तायल चांदी देंगे, लेकिन मैंने उन्हें देने से पहले ठीक से गिना नहीं। उन्होंने मुझे 500 तायल का नोट दिया। कल जब मैं खाली होऊंगा, तो मैं किसी को यह पता लगाने के लिए कहूंगा कि यह सब किस किसान ने शुरू किया और उससे पैसे वापस लूंगा। इस समय भाई झाओ ने अपनी आंखें खोली, गुस्से में मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाया, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की? इस पैसे को वापस लेने के बारे में सोचना भी मत। यह पैसा तुम्हारी जान बचाने के लिए है। धनी व्यापारी ने झुककर कहा, तीसरे भाई, तुम किस तरह की पहेली खेल रहे हो? तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। 500 तायल चांदी कोई बड़ी रकम नहीं है,
लेकिन कम से कम मुझे कारण तो बता दो। भाई झाओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, भाई, आप वू जियानझुआंग को जानते हैं, है ना? धनी व्यवसायी ने हैरानी से कहा, बेशक मैं जानता हूँ। क्या वह तुम्हारे ईविल टाइगर गैंग का बड़ा समर्थक नहीं है? तीसरे भाई, मुझे यह तो पता ही है। भाई झाओ ने आगे कहा, तो फिर आप लोटस एस्कॉर्ट एजेंसी के बारे में जानते हैं, है ना? धनी व्यवसायी ने सिर हिलाकर कहा कि वह समझ गया है। लोटस एस्कॉर्ट एजेंसी या वू जियानझुआंग में से कौन अधिक शक्तिशाली है? भाई झाओ ने पूछा। धनी व्यवसायी हंसते हुए बोला, हम सभी समान रूप से शक्तिशाली हैं, इसलिए यह बहुत करीबी मुकाबला है। भाई झाओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, भाई, आप हमारी चापलूसी कर रहे हैं। वू जियानझुआंग लियानहुआ एस्कॉर्ट एजेंसी से कहीं कमतर है। मार्शल आर्ट की दुनिया में हर कोई यह जानता है। आपको हमारी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस लोटस एस्कॉर्ट एजेंसी और पियाओ मियाओ के बीच क्या संबंध है? धनी व्यापारी ने हैरानी से पूछा। लोटस एस्कॉर्ट एजेंसी तो बस मिस्टी सेक्ट के बाहरी हॉल की एक शाखा है। झाओ सांगे के ये शब्द सबको जोरदार झटका लगे। दोनों छोटे मोटे आदमी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लू के इस छोटे से कस्बे में दो साधारण सी दिखने वाली गांव की लड़कियों को छेड़ने से उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। सौभाग्य से जब झाओ क्वानशेंग ने उनसे पहले मुआवजा देने को कहा था, तो वे बेहद अनिच्छुक होते हुए भी आज्ञाकारी होकर मान गए थे। वरना दोनों मोटे आदमी आगे कुछ सोच भी नहीं पाते। अध्याय 9, पर्वत शिखर। धनी व्यापारी भी स्तब्ध रह गया। वह लोटस एस्कॉर्ट एजेंसी के बारे में जानता था, लेकिन उसके सटीक आकार का उसे कोई अंदाजा नहीं था। हालांकि उसे एक बात का पूरा यकीन था, अगर लोटस एस्कॉर्ट एजेंसी उसके पूरे परिवार को खत्म कर दे, तो यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। धनी व्यापारी वहीं बैठा सोच में डूबा रहा। उसका दिमाग पूरी तरह उथल-पुथल में था। इसी क्षण भाई झाओ ने कहा, भाई, इतना निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। आपके दोनों भतीजे सुरक्षित लौट आए हैं और पैसे भी दे दिए गए हैं, और इसके अलावा इस मामले में मिस्टी सेक्ट का कोई लेना देना नहीं था, इसलिए शायद कोई और बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन भाई, याद रखिए, इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उन लोगों से पंगा मत लीजिए। अगर मिस्टी सेक्ट को पता चल गया तो। ये शब्द धनी व्यापारी के लिए मानो पवित्र ग्रंथ के समान थे, जो तुरंत होश में आया और बोला, मैं जानता हूँ, तीसरे भाई। मैं उन्हें 5,000 तायल चांदी और देना चाहूंगा। लोगों, इन दोनों नौजवानों को उनके आंगन में वापस ले जाओ और उन पर कड़ी नजर रखो। ध्यान रखना कि वे 1 महीने तक या कम से कम 3 महीने तक बाहर न निकलें। नहीं, अभी इन्हें आंगन में बंद मत करो, झाओ सांगे ने धनी व्यापारी के आदेश को रोकते हुए कहा। इनके घावों पर मरहम मत लगाओ। इन्हें ऐसे ही छोड़ दो, इनके चेहरे सूजे हुए हैं। बेहतर होगा कि इन्हें कुछ और कोड़े मारे जाएं, ताकि ये ठीक से चल न सकें। कल इन्हें रेस्तरां और अन्य खाने पीने की जगहों पर जाने दो। अगर तुम अफवाहें फैलाना चाहो तो कहना कि इन्होंने गांव की एक लड़की को परेशान किया और तुमने इनकी खूब पिटाई की। धनी व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ और अंगूठा ऊपर करके बोला, तीसरे भाई, शानदार विचार। दोस्तों, उन दोनों जानवरों को 10 जोरदार घून से मारो। वे दोनों बेचारे छोटे कद के मोटे आदमी यह नहीं समझ पा रहे थे कि मार खाना अच्छा विचार क्यों था। वे मन ही मन अपने कंजूस तीसरे चाचा को कोसते हुए दया की भीख मांग रहे थे। अपना काम पूरा करने के बाद
भाई झाओ ने झाओ क्वानशेंग की ओर मुड़कर कहा, क्वानशेंग, तुमने इस मामले को बहुत अच्छे से संभाला। मैं बेहद संतुष्ट हूँ। मैं बाद में गिरोह के सरगना से तुम्हारी तारीफ करूंगा। यह सुनकर झाओ क्वानशेंग अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, क्या यह सब आपकी उत्कृष्ट शिक्षा का ही परिणाम नहीं है, गुरुजी? मैं निष्ठापूर्वक आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। धनी व्यापारी ने यह भी कहा, क्वानशेंग, आज मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। मुझे आपका उचित धन्यवाद करना चाहिए। कोई मुझे 1000 तायल चांदी लाकर दे। झाओ क्वानशेंग ने कहा, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। बाहर होने पर युवा स्वामी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मास्टर झाओ ने कहा, इसे ले लो, यही तुम्हारा हक है। तुम्हारे बिना 10,000 चांदी के सिक्कों से भी यह मामला हल नहीं होता। इसके बाद झाओ क्वानशेंग ने विनम्रतापूर्वक कुछ पतले चांदी के नोट स्वीकार किए और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। इस समय मास्टर झाओ ने फिर कहा, क्वानशेंग, जल्दी से गिरोह के सरगना को सूचित करो कि मिस्टी संप्रदाय का कोई व्यक्ति लुझेन में प्रकट हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि वे इस समय लुझेन में क्या करना चाहते हैं। सहमति मिलने के बाद झाओ क्वानशेंग ने तुरंत धनी व्यापारी को विदाई दी और चले गए। कुछ देर बाद वे एक सुनसान आंगन में प्रकट हुए, एक छोटे से घर में दाखिल हुए और थोड़ी देर बाद घर की खिड़की खुली। एक कबूतर बाहर निकला, थोड़ी देर हवा में चक्कर लगाया, अपनी दिशा पहचानी और फिर अपने पंख फैलाकर किसी निश्चित स्थान पर उड़ गया। कबूतर बहुत तेजी से उड़ा, लेकिन अंधेरा होने से ठीक पहले वह एक सुनसान गांव में पहुंचा। उसने हवा में एक चक्कर लगाया और फिर गांव के पूर्वी हिस्से में उतर गया। यह एक बड़ा जागीरदार का घर था, जो अपेक्षाकृत नीची दीवारों से घिरा हुआ था। दीवारों के अंदर कई घर थे, सभी एक ही डिजाइन के थे, कोई ऊंची इमारत नहीं, धूसर दीवारें और धूसर छतें। कबूतर आंगन के बीचों बीच उतरा और उतरने के बाद यह पहचानना असंभव था कि वह कौन सा घर था। एक कबूतर छोटे से घर की खिड़की पर आकर बैठ गया और धीरे धीरे गुटरगू करने लगा। तंग कपड़े पहने एक आदमी अंदर के कमरे से बाहर आया और खिड़की की ओर बढ़ा। आदमी को देखते ही कबूतर गुटरगू करने लगा और उसकी बाह पर आकर इधर उधर घूमने लगा। आदमी ने कबूतर के पैर से एक छोटी सी नली निकाली, उसकी पीठ सहलाई और फिर अपनी जेब से मुट्ठी भर दाना निकालकर खिड़की के पास वाली मेज पर बिखेर दिया। यह देखकर कबूतर ने अपने पंख फैलाए और उड़कर दाना चुगने लगा। नली पकड़े हुए आदमी जल्दी से घर से निकल गया। वह आदमी घर से बाहर निकला, कई गलियारों से गुजरा और हवेली के बीच में स्थित एक थोड़े बड़े घर में पहुंचा। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से एक कर्कश, अधिकारपूर्ण आवाज आई, अंदर आ जाओ। उस व्यक्ति ने सावधानीपूर्वक दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। खिड़की खुली थी, लेकिन तेल का दीपक नहीं जल रहा था। खिड़की के पास एक दुबला पतला व्यक्ति खड़ा था, हाथ पीठ पीछे रखे बाहर देख रहा था। प्रणाम करने के बाद उस व्यक्ति ने आदरपूर्वक कहा, गुरु सितु, गुरु लियू ने संदेश भेजा है। उस आकृति ने हैरानी से कहा, हूँ? नए साल के दौरान कबूतर के जरिए किस तरह का संदेश भेजा जाएगा? जल्दी से दीपक जलाओ। जब उस आदमी ने तेल का दीपक जलाया, तभी हॉल मास्टर सिटू मुड़े। उस आदमी ने उन्हें छोटी नली दी, जिसे हॉल मास्टर सिटू ने ले लिया, अंदर से कागज की पर्ची निकाली और उसे तेल के दीपक के पास ले गए। उनका पतला चेहरा सिकुड़ गया और वे बुदबुदाए, ये लोग इस दूर दराज और गरीब जगह पर क्यों आए हैं? फिर उन्होंने कागज की पर्ची को आग पर जला दिया। उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, जाओ। वह व्यक्ति झुककर चुपचाप चला गया
और मास्टर सिटू को टिमटिमाते दीपक की रोशनी में अकेला बैठा छोड़ दिया। मास्टर सिटू जानता था कि यह खबर उसके गिरोह के सरगना को बतानी होगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे कहाँ सूचित किया जाए। उसके गिरोह के सरगना ने उसे कल रात बताया था कि आज उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, और जब उसने आज सुबह अपने सरगना को ढूंढा तो वह उसे नहीं मिला। मास्टर सिटू गिरोह के सरगना के ठिकाने के बारे में अटकलें लगा ही रहे थे कि तभी उनके दृढ़ निश्चयी और सक्षम चचेरे भाई सिटूपिंग, जो रेशमी वस्त्र पहने एक युवक के पीछे सवार थे, ने उनसे धीरे से कहा, युवा मास्टर माँ, यह हमारे लू कस्बे की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे स्टोन मैन पीक कहते हैं। इसका नाम पहाड़ पर मौजूद एक चट्टान के कारण पड़ा है जो एक इंसान जैसी दिखती है। अगर हम पूरी गति से चलें तो लगभग आधी अगरबत्ती के समय में पहाड़ पर पहुंच सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको सही समय नहीं बता सकता। युवा मास्टर माँ ने पीछे मुड़कर अपनी चाबुक चटकाई और धीरे से कहा, चीफ सिटू, इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि मास्टर वांग ने आपको हमारे मार्गदर्शक के रूप में चुना है, इसलिए मैंने आपको बाहरी नहीं समझा है। यह कार्य पूरा होने के बाद मैं आपको जरूर पुरस्कृत करूंगा। पहाड़ों में पहुंचने पर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। युवा स्वामी माँ के सौम्य, पवित्र चेहरे और आकर्षक भौहों को देखकर सिटूपिंग ने अपना सिर झुका लिया और बार बार कहा कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। वह जानती थी कि युवा स्वामी माँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उसने पहले वुजियान हवेली के वांग होंग के सामने अपने स्त्रीत्व का प्रयोग किया था, जो शायद कारगर साबित हुआ हो, लेकिन युवा स्वामी माँ से यह उसकी पहली मुलाकात थी, और वे पूरी यात्रा के दौरान काफी सरल स्वभाव के रहे थे। वह ऐसी चाल चलने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? उसे केवल अधिक सतर्क और सावधान रहना था। इस प्रकार वे दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर गोधुली बेला की ओर चल पड़े। पहाड़ के दूसरी ओर वेन वेनहाई और उसकी छोटी बहन पूरी गति से शिखर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे पहाड़ की चोटी नजदीक आती गई, वेन वेनहाई ने धीरे धीरे लगाम कसी और घोड़े की रफ्तार धीमी कर दी। उसने अपनी छोटी बहन की ओर मुड़कर कहा, छोटी बहन, हम लगभग पहाड़ों में पहुंच ही गए हैं। मुझे लगता है कि हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और आगे की स्थिति के लिए तैयार होने से पहले ऊर्जा भर लेनी चाहिए। आगे एक कठिन लड़ाई हो सकती है। छोटी बहन ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों आराम करने के लिए घोड़े से उतर गईं। उन्होंने अपने साथ लाया सूखा राशन निकाला और खाना शुरू कर दिया। खाना खत्म करने और थोड़ा पानी पीने के बाद छोटी बहन ने चिंता से पूछा, बड़े भाई, यह मिशन इतना महत्वपूर्ण है, गुरुजी स्वयं क्यों नहीं आए? कम से कम उन्हें संप्रदाय के नेता और बड़े भाई को तो भेजना चाहिए था। उन्होंने हम दोनों को क्यों भेजा? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि गुरुजी क्या सोच रहे थे। वेन वेनहाई ने पानी का एक और घूंट लिया, चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, छोटी बहन, गुरुजी ने ये इंतजाम करने के पीछे कुछ कारण हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने मुझे हिदायत दी थी कि दूसरे संप्रदायों का ध्यान आकर्षित न हो, इसलिए इस मिशन पर आने वाले सभी लोग अलग अलग संप्रदायों के दूसरी पीढ़ी के शिष्य हैं। हम चुपचाप रहेंगे और एक वरिष्ठ शिष्य जिम्मेदारी संभालेंगे। बाकी बातें हम बाद में पता करेंगे। हम बस वरिष्ठ शिष्य के निर्देशों का पालन करेंगे। वैसे भी यह एक लाभप्रद मिशन है। अगर हम इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो गुरुजी लौटने पर हमें अच्छा इनाम देंगे। मेरी छोटी बहन ने कहा, मैंने सोचा था कि यह जगह, जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, एक दूरदराज और पिछड़ी हुई जगह होगी जहां खतरनाक पहाड़ और नदियां होंगी। लेकिन रास्ते में तो यह वास्तव में बहुत ही सुंदर है।
हालांकि हम अभी तक पहाड़ पर नहीं पहुंचे हैं, फिर भी यह बहुत ही भव्य दिखता है। मुझे आश्चर्य है कि अंदर कैसा होगा। अफसोस की बात है कि हम रात में कुछ नहीं देख सकते, वरना यह यात्रा वाकई सार्थक होती। वेन वेनहाई ने माथे पर हाथ फेरा। छोटी बहन के मन में ऐसे विचार भी आते हैं। बड़ा भाई तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या यही कारण है कि मेरी मार्शल आर्ट में तुम्हारे जितनी तेजी से सुधार नहीं हुआ? छोटी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया और घूंघट के नीचे उसके चेहरे के भाव स्पष्ट नहीं थे। वेन वेनहाई ने फिर कहा, छोटी बहन, काफी देर हो चुकी है। तुम्हें अपना घूंघट उतार देना चाहिए। यहाँ आसपास कोई है ही नहीं। छोटी बहन चुप रही। इस सब की आदत होने के कारण वेन वेनहाई ने मन ही मन कहा, ठीक है, लगता है समय लगभग सही है। चलो चलते हैं। हमें समय पर पहुंच जाना चाहिए। दुष्ट बाघ गिरोह के सरदार सिटू रेशमी वस्त्र पहने युवा स्वामी माँ के साथ पहाड़ों में गए और कुछ देर तक तेजी से घोड़े दौड़ाते रहे। जल्द ही वे एक पहाड़ पर पहुंचे। युवा स्वामी माँ ने अपना घोड़ा रोका और नीचे उतरे, और सिटू पिंग ने भी ऐसा ही किया। युवा स्वामी माँ ने पूछा, मुखिया सिटू, क्या आप जानते हैं कि 5 पंजे वाली चोटी कहाँ है? सिटू पिंग ने कहा, बिल्कुल, मुझे पता है। 5 क्लॉ पीक्स, स्टोनमैन पीक के बगल में स्थित 5 छोटी चोटियां हैं। इनका नाम इनके आकार के कारण पड़ा है, जो बंदर की मुड़ी हुई उंगलियों जैसा दिखता है। उस इलाके तक कोई सड़क नहीं है और घोड़े भी उसे पार नहीं कर सकते। हम केवल इन पहाड़ों पर चढ़कर ही जा सकते हैं। यह सुनकर युवा स्वामी माँ हल्के से मुस्कुराए, अपने घोड़े की लगाम ढीली की और घोड़ा घास की तलाश में अपने आप ही चल पड़ा। सिटू पिंग ने अपने घोड़े को थपथपाया, लगाम उसके शरीर पर डाली और घोड़ा युवा स्वामी माँ के घोड़े के पीछे पीछे चलने लगा, मानो वह उससे अभ्यस्त हो गया हो। युवा स्वामी माँ ने कहा, तो मैं स्वामी सिटू को रास्ता दिखाने के लिए परेशान करूंगा। सिटू पिंग ने औपचारिकता नहीं बरती। उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, अपना पैर उठाया और अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ पर चढ़ गया। सितु पिंग ने अपनी आंतरिक शक्ति को समेटा और 2 अगरबत्तियां जलने में लगने वाले समय के बराबर आगे बढ़ी। धीरे धीरे उसे अपनी शक्ति और ऊर्जा कम होती महसूस होने लगी। तभी उसने अपने बगल में खड़े युवा स्वामी माँ की कोमल आवाज सुनी, मुख्य सितु, अभी बहुत जल्दी है। हम आधी रात तक पहुंच सकते हैं। क्यों न हम कुछ कदम चलकर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लें? धीमी, मानो सांस रोक देने वाली आवाज सुनकर सिटू पिंग बिना पीछे मुड़े ही समझ गई कि युवा स्वामी माँ उसके पीछे इत्मीनान से टहल रहे हैं। उसने मन ही मन इस प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति की प्रतिष्ठा की प्रशंसा की और रुककर पहाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे चलने से पहले कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, युवा स्वामी। युवा स्वामी माँ पीछे से उसके पास आए और उसके बगल में चलते हुए पूछा, मुख्य सिटू, क्या आप पहले कभी 5 क्लॉ पीक पर गई हैं? सितु पिंग ने कहा, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। गर्मियों में पहाड़ों का मौसम ठंडा रहता है और हम अक्सर गर्मी से बचने के लिए यहाँ आते हैं। वुझाओफिंग का झरना सबसे अच्छा है और हम कभी कभी वहाँ रात भी बिताते हैं। युवा मास्टर माँ ने सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या 5 क्लॉ पीक के बारे में कुछ अजीब है? सिटू पिंग ने आश्चर्य से पूछा, युवक स्वामी, आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं? आपको कैसे पता चला कि 5 क्लॉ पीक के बारे में कुछ अजीब बातें हैं? युवा स्वामी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं पहले यहाँ आया होता तो मैं मुख्य सिटू को रास्ता दिखाने के लिए क्यों परेशान करता? सितु पिंग ने झिझकते हुए कहा, मैं एक पल के लिए चौंक गया था, कृपया मुझे क्षमा करें, युवा स्वामी। 5 क्लॉ पीक की बात करें तो
वहाँ का नज़ारा स्टोनमैन पीक से कुछ खास अलग नहीं है और झरने का पानी वाकई अन्य चोटियों के पानी से कहीं ज्यादा मीठा है। अजीब बात तो अनामिका उंगली पर स्थित चोटी की है। पहाड़ के आधे रास्ते में एक विशाल जंगली बेर का जंगल है जो बहुत बड़ा और डरावना है। वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। यहाँ तक कि स्टोनमैन पीक के पास पहाड़ों में रहने वाले लोग भी वहाँ नहीं जा सकते। हालांकि वहाँ जा चुके लोगों के अनुसार जंगल में आदमखोर जंगली जानवर रहते हैं। कुछ लोग जंगली बेर तोड़ने के लिए अंदर गए और कभी वापस नहीं आए, इसलिए बहुत कम लोग वहां जाने की हिम्मत करते हैं। इसके अलावा जंगली बेर कोई कीमती चीज नहीं है। समय के साथ वे कम होते जा रहे हैं। 2 साल पहले मैं अपने गिरोह के भाइयों को एक बार यहाँ लाया था। रास्ता देखने के लिए मैंने एक शिकारी कुत्ते को अंदर छोड़ा था, लेकिन वह वापस नहीं आया। इसलिए हमने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की और बस रास्ता देखकर ही निकल गए। वापस जाने से पहले बाहरी परिधि का निरीक्षण करें। सिटू पिंग ने यंग मास्टर माँ से गिरोह से जुड़े मामलों पर खुलकर चर्चा की। यंग मास्टर माँ काफी खुश हुए और बोले, यह अच्छी बात है कि गिरोह के सरगना सिटू को उस जगह के बारे में पता है। बाद में हमें वहां ले जाने के लिए आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। सिटू पिंग चौंक गया। आप? युवा स्वामी माँ, क्या यहाँ कोई और लोग भी हैं? युवा स्वामी माँ मुस्कुराए और बोले, बेशक और भी लोग हैं, लेकिन पहले हम 5 क्लॉज पीक की पहली चोटी पर चलते हैं और वहां उनका इंतजार करते हैं। मुखिया सिटू, अगर आपने पर्याप्त आराम कर लिया है तो चलिए अब चलते हैं। सिटू पिंग ने कहा, ठीक है युवा स्वामी, कृपया मेरे पीछे आइए। अध्याय 10। घना जंगल। रात के समय पहाड़ एकदम शांत थे। कुछ ही पक्षी या कीड़े चहचहा रहे थे। कभी कभार भेड़िए की दहाड़ अंधेरे को चीरती हुई जंगल के खतरे का आभास कराती थी। रात बादलों से घिरी थी। चांद बहुत पहले ही बादलों के पीछे छिप चुका था और घने बादलों को देखकर यह स्पष्ट नहीं था कि कोमल अर्धचंद्राकार चांद कब दिखाई देगा। सौभाग्य से सिटू पिंग और युवा गुरु माँ मार्शल आर्टिस्ट थे और उनकी नजरें तेज थीं, जिससे वे अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ सके। जब वे 5 क्लॉ पीक पर पहुंचे तो वहां हवा की आवाज के अलावा घोर सन्नाटा छाया हुआ था। 5 क्लॉ पीक, जिसे थंब माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, एक छोटी चौड़ी पहाड़ी थी जिसकी ऊंचाई अंधेरे में छिपी हुई थी। इसके पूर्व में लगभग 4 या 5 वर्ग मीटर व्यास का एक समतल क्षेत्र था जो गिरे हुए पत्तों और सूखी घास से ढका हुआ था, जो पैरों के नीचे सरसरा रही थी। युवा मास्टर माँ ने चारों ओर देखा और सिटू पिंग से कहा, यही वह जगह है, चलो यहीं इंतजार करते हैं। फिर वे सूखी घास पर चलकर एक विशाल लेटी हुई चट्टान पर पहुंचे जो लगभग एक लेटे हुए बैल के आकार की थी। उस पर कूद पड़े और पालथी मारकर बैठ गए, मानो गहरी ध्यान मुद्रा में हों। सिटू पिंग भी उनके पीछे चट्टान पर पहुंची, लेकिन उस पर कूदने के बजाय वह उस पर झुक गईं। उनका हाथ उनकी कमर पर रखी तलवार को थामे हुए था और उनकी आंखें उस परिचित लेकिन अपरिचित रात को निहार रही थी। हवा सीटी बजाती रही और उनमें से कोई भी हिलता हुआ नहीं दिखाई दिया। एक कप चाय पीने में जितना समय लगता है, उतना समय इसी तरह बीत गया। अचानक युवा गुरु माँ ने अपनी आंखें खोलीं और उत्तर दिशा के जंगल की ओर देखा। सिटू पिंग ने युवा गुरु माँ की हलचल महसूस की और जंगल की ओर मुड़कर ध्यान से सुनने लगा, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। जब वह यही सोच रहा था, तभी उसने उत्तर दिशा के जंगल से किसी के हल्के कदमों से उनकी ओर आने की आहट सुनी। सिटू पिंग ने मन ही मन आह भरी, सचमुच एक प्रतिष्ठित परिवार का शिष्य बनने के योग्य है। कुछ ही देर में रात्रि यात्री आ गए।
वे वेन वेनहाई और उनकी छोटी बहन थे। उन्होंने अपने घोड़े पहाड़ की तलहटी में ही छोड़ दिए थे और पैदल ही ऊपर आए थे। वेन वेनहाई पेड़ से तुरंत नीचे नहीं उतरे। उन्होंने पहले अपनी ऊंची जगह से चारों ओर का जायजा लिया, फिर अपनी छोटी बहन को नीचे कूदने का इशारा किया। उन्होंने आसपास के लोगों का अभिवादन नहीं किया, बल्कि युवा गुरु माँ की तरह ही पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। उनकी छोटी बहन खड़ी नहीं हुई। उन्होंने अपने थैले से एक तकिया निकाला, उसे जमीन पर रखा और उस पर बैठ गई, मानो आराम कर रही हों। युवा स्वामी माँ ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली, मानो उन्होंने किसी को आते हुए देखा ही न हो, और सिटू पिंग केवल चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। कुछ ही क्षणों में समूह ने एक साथ अपनी आंखें खोलीं और पहाड़ की चोटी के सामने वाले रास्ते की ओर देखा। रास्ते के दूसरे छोर से कदमों की आहट सुनाई दी, और उस सन्नाटे भरे जंगल में, जहां केवल हवा की सरसराहट थी, ये सामान्य कदमों की आहट अजीबोगरीब और रहस्यमयी लग रही थी। जैसे जैसे आहट तेज होती गई, लेकिन अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया था। चारों उत्सुकता से यह जानने के लिए बेताब थे कि पहाड़ के रास्ते पर यह कौन है। जैसे जैसे वे करीब आते गए और सभी उन्हें और स्पष्ट रूप से देखने लगे, वे और भी आश्चर्यचकित हो गए। पता चला कि वे दो लोग थे, जो एक जैसे कदमों से, एक ही कद काठी और चाल से साथ साथ चल रहे थे। अंधेरे में वे यह नहीं बता सकते थे कि उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने थे या उनके चेहरे एक जैसे थे। हालांकि यह देखकर कि उनके प्रत्येक कदम औसत व्यक्ति के कदमों से 1.5 गुना लंबे थे, सभी को अपने मन में जवाब पता चल गया और सबने एक साथ सोचा, तो दूसरा परिवार वही है। दोनों आदमी मैदान के किनारे तक गए, मैदान के अंदर मौजूद लोगों के दोनों समूहों को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले और न ही मैदान में वापस गए। वे बस वहीं सीधे और बिना हिले डुले खड़े रहे। अंदर मौजूद चारों लोगों ने देखा कि उनमें से दो पहले की तरह ही बिना हिले डुले, आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग अभी तक नहीं आए थे। एक और कप चाय का समय बीत गया, और जैसे ही सब थोड़े चिंतित होने लगे, अचानक आकाश से एक आवाज आई। झींगुर उदास स्वर में चहचहा रहे हैं, शाम ढल रही है, अचानक बारिश रुक गई है। कमरे के बीचों बीच अचानक एक आकृति प्रकट हुई, और वहां मौजूद 6 लोगों ने एक साथ अपनी आंखें खोलीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया हो कि यह व्यक्ति कैसे प्रकट हुआ, लेकिन वे सब एक साथ बोले, यानमिंग जुशी। नवागंतुक लंबा और प्रभावशाली था। उसके कपड़ों और सिर पर बंधे दुबले पतले स्कार्फ के रंग उसके चेहरे को ठीक से नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन उसका दुबला पतला चेहरा और लंबी दाढ़ी उसे मार्शल आर्ट के अभ्यासकर्ताओं के बीच एक जाना पहचाना चेहरा बना रही थी। बिना किसी झिझक के सभी आगे बढ़े और उसका अभिवादन किया। नमस्कार, साधु यानमिंग। यानमिंग जुशी ने अपने दाहिने हाथ से अपनी लंबी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे देर हो गई और आप सबको इंतजार करना पड़ा। आप सब अभी एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, इसलिए पहले एक दूसरे को जान लेते हैं। बाद में हमें काम में एक दूसरे की मदद करनी होगी। सबसे पहले पहुंचने वाले युवा स्वामी, जो रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, मैं मां शियांगयांग वान जियानफेंग हूँ। यह सिटू पिंग है, जो दुष्ट बाघ गिरोह की नेता है। फिर कहीं किसी को गलतफहमी न हो जाए, इसलिए उन्होंने आगे कहा, दुष्ट बाघ गिरोह का मुख्यालय यही है। यह मेरी अधीनस्थ है और हमें मार्गदर्शन देने आई है। यानमिंग जुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा स्वामी माँ बहुत विचारशील है, तो मैं मुख्य सितु को परेशान करूंगा। सिटू पिंग ने तुरंत झुककर कहा, आप सभी की सेवा कर पाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है।
फिर वेन वेनहाई ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं मिस्टी सेक्ट का वेन वेनहाई हूँ और यह मेरी छोटी बहन जू किंग है। जू किंग ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, जिससे उसका असली चेहरा सामने आया, जिस पर क्रोध और प्रसन्नता दोनों के भाव थे। हालांकि अंधेरे में उसे स्पष्ट रूप से देखना संभव नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम किया। यानमिंग जुशी ने कहा, मैं लंबे समय से युवा नायक वेन और नायिका जू के नामों का प्रशंसक रहा हूँ। उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना वास्तव में एक खुशी की बात है और मुझे बहुत खुशी है। अंत में चुपचाप खड़े दोनों पुरुषों ने अभिवादन में हाथ जोड़े और सभी से कहा, तान परिवार से तान वेन। तान वो। उनकी गहरी आवाजें एक के बाद एक उनके लंबे कद के साथ मिलकर उन्हें काफी प्रभावशाली बना रही थी। सबके परिचय देने के बाद यानमिंग जुशी ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा, ठीक है, मैं भी अपना परिचय दे देता हूँ। मैं यानमिंग जुशी हूँ, यानमिंग हवेली का मालिक। अब से सब एक दूसरे को और आज रात इस मामले में शामिल चारों शक्तियों को जान लेंगे। चलिए अपना अभियान शुरू करते हैं। जब आप यहाँ आए तो आपके संप्रदाय के वरिष्ठों ने आपको निर्देश दिए होंगे। आज रात आपको मेरे आदेशों का पालन करना होगा। मैंने आपके संप्रदाय के साथ एक समझौता कर लिया है। हम आगे चलकर इसके विवरण पर चर्चा करेंगे। अब अपने प्रतीक चिन्ह निकालिए। बोलने के बाद यानमिंग जुशी ने अपनी जेब से लगभग 1 फुट का चमड़े का एक चौकोर टुकड़ा निकाला। मां शियांगयांग, वेन वेनहाई और टैन वेन ने भी अपनी जेबों से वही टुकड़ा निकाला। यानमिंग जुशी ने अपना टुकड़ा मां शियांगयांग को देते हुए कहा, इन्हें जोड़ दो। बाकी सबने भी अपने अपने चमड़े के टुकड़े मां शियांगयांग को सौंप दिए। फिर यानमिंग जुशी ने अपनी जेब से एक चमकदार मोती निकाला और उसे सिटू पिंग को देते हुए कहा, कृपया मुख्य सिटू से इस डिजाइन को देखने का अनुरोध करें। फिर सिटू पिंग ने चमकदार मोती उठाया और मां शियांगयांग ने उसकी रोशनी में चमड़े के चारों टुकड़ों को जल्दी से जोड़ दिया। धुंधली रोशनी में सभी को चमड़े पर बना एक नक्शा दिखाई दिया, जो 5 उंगलियों जैसा दिखता था और अनामिका उंगलियों के बीच एक वृत्त बना हुआ था। सिटू पिंग ने ध्यान से नक्शे का अध्ययन किया, मां शियांगयांग से नजरें मिलाईं और सभी से कहा, हाँ, यह चित्र पंचकोणीय शिखर को दर्शाता है। 5 उंगलियों की लंबाई एक समान है। आप देख सकते हैं, अंगूठा तर्जनी से लंबा है और अनामिका सबसे लंबी है। यह सुनकर सबने यानमिंग जुशी की ओर देखा। यानमिंग जुशी ने कहा, बहुत अच्छा। सब लोग कृपया अपना सामान वापस ले लें। मां शियांगयांग ने आदेश का पालन किया और चमड़े के चारों टुकड़े उनके असली मालिक को लौटा दिए। सिटू पिंग ने भी चमकदार मोती यानमिंग जुशी को लौटा दिया। यानमिंग जुशी ने चमकदार मोती लेकर कहा, मुख्य सिटू, क्या आप जानते हैं कि घेरा बनाया गया क्षेत्र क्या होना चाहिए? सिटू पिंग ने कहा, वह बेर का बाग है। मैं पहले भी वहां जा चुका हूं और एक बार मैंने एक शिकारी कुत्ते को अंदर जाने दिया था, लेकिन वह फिर कभी बाहर नहीं आया। यानमिंग जुशी ने कहा, यह बहुत अच्छा है। तो मैं मास्टर सितु से आगे चलने का अनुरोध करूंगा। सिटू पिंग ने कहा, बहुत अच्छा, तो कृपया मेरे पीछे आइए। इतना कहकर वह अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ गया। यानमिंग जुशी ने बारी बारी से मां शियांगयांग, वेन वेनहाई और टैन वेन की ओर देखा। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और फुर्तीलेपन का इस्तेमाल करते हुए उनका अनुसरण किया। अंत में साधु यानमिंग ने चारों ओर ध्यान से देखा और कुछ भी असामान्य न पाकर बिजली की गति से उठकर उनके पीछे चल दिया। वहां केवल अकेला लेटा हुआ बैल का पत्थर ही बचा था। हवा चल रही थी, गिरे हुए पत्तों और सूखी घास को बिखेर रही थी।
जल्दी से सभी निशानों को मिटा रही थी, मानो ऐसी रात में इतनी सुनसान जगह पर कभी कोई आया ही न हो। 7 लोगों का समूह अपनी फुर्तीली क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए और सिटू पिंग के नेतृत्व में अंधेरी रात में बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और 2 अगरबत्तियां जलाने में लगने वाले समय में ही उस बेर के बाग में पहुंच गया जिसका उन्होंने पहले जिक्र किया था। तब तक चांद डूब चुका था और आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। भोर होने ही वाली थी और यह रात का सबसे अंधेरा समय था। बेर का जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था, मानो पहाड़ की ढलान पर कुंडली मारे कोई विशालकाय राक्षस बैठा हो। सिटू पिंग ने उस जगह को देखा जहां वह पहले भी जा चुका था और उसे अपरिचितता का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि दिन और रात में कितना बड़ा अंतर है। वह सोचने लगा कि इस रहस्यमय बेर के जंगल में ऐसा क्या राज छिपा है जो 4 अलग-अलग गुटों के लोगों को रात भर इतनी पूरी तरह से सहयोग करने के लिए मजबूर कर देता है। सिटू पिंग रुक गई और सबके आने तक इंतजार करने के बाद बोली, सब लोग, यह नक्शे पर गोले से चिह्नित बेर का जंगल है। ऊंचाई की तुलना के आधार पर यही वह जगह है। यानमिंग जुशी ने कहा, यह सही होना चाहिए। इतना कहकर वह जांच करने के लिए पास नहीं गया, बल्कि जमीन पर बैठ गया। सबको उलझन में देखकर वह मुस्कुराया और बोला, हमारे आगे बढ़ने के समय में अभी कुछ समय है। आप सब थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। नहीं तो आप अभी भी उलझन में रहेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि अंदर जाने पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। इसलिए बाकी 6 लोग साधु यानमिंग के चारों ओर अर्धवृत्त बनाकर जमीन पर बैठ गए। अपने विचारों को इकट्ठा करने के बाद यानमिंग जुशी ने अपने चारों ओर बैठे युवा पीढ़ी की ओर देखा और पूछा, क्या आप 300 साल पहले के एक हाथ वाले तलवारबाज को जानते हैं? सभी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। साधारण व्यक्ति यानमिंग ने आगे कहा, पिछले साल दूसरे महीने के दूसरे दिन से पहले मुझे पता नहीं था और न ही आपके गुरु को। पिछले साल चंद्र कैलेंडर के दूसरे महीने के दूसरे दिन जब ड्रैगन अपना सिर उठाता है तो मैं और मेरी पत्नी युचिंग में ड्रैगन गॉड मंदिर में अगरबत्ती जलाने गए थे। ड्रैगन गॉड मंदिर में हमारी मुलाकात वान जियानफेंग के गुरु वान चेंगज्यू और उनके परिवार के साथ साथ आपके पियाओमियाओ संप्रदाय के प्रमुख ओ पेंग और तान परिवार के प्रमुख तान येफेंग से हुई। हम चारों लंबे समय से दोस्त थे, लेकिन कभी आमने सामने नहीं मिले थे। आखिरकार जब हमारी मुलाकात हुई तो हम सभी ने अपने अपने परिवारों को छोड़कर एक जगह पर जाकर मुक्केबाजी का अभ्यास किया और शराब पीने की प्रतियोगिता की। हम तलवारें और शराब लेकर युचिंग के पास स्थित वुटोंग पर्वत पर गए। कुछ दिनों तक मौज मस्ती करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि पर्वत की चोटी पर पहुंचते ही हमारा सामना एक विचित्र चीज से होगा।